आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 का वो खंडित भारत आज के एकीकृत भारत में बदला। बिल्कुल। तो हमारी आज की चर्चा का विषय है एक अखंड भारत का निर्माण। हम आजादी के बाद की दो सबसे बड़ी चुनौतियों को समझेंगे। पहली, सैकड़ों देसी रियासतों को भारत में शामिल करना, और दूसरी, राज्यों को फिर से बनाना, खासकर भाषा के आधार पर। और ये सफर बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ सीमाओं को फिर से खींचने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को गढ़ने की कहानी है, जहां कई अलग अलग पहचानों को एक साथ लाना था। सही कहा। तो चलिए पहली स्लाइड देखते हैं। 1947 की चुनौती, खंडित भारत। आजादी के समय की स्थिति वाकई चौंकाने वाली थी। हाँ, बहुत। 9 ब्रिटिश प्रांत थे और 565 देसी रियासतें। 565, जी। और इन रियासतों के पास 3 विकल्प थे: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो, या स्वतंत्र रहें। और यही तीसरा ऑप्शन सबसे बड़ा सिरदर्द था। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इन 565 में से 549 ने तो भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। 549 तो मान गई, लेकिन 3 ने नहीं किया। हाँ, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 रियासतें भारत की एकता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। चलिए एक एक करके इन 3 संकटों को देखते हैं। पहला संकट, कश्मीर। यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह थे, एक हिंदू राजा जिनकी ज्यादातर प्रजा मुस्लिम थी। जी। और वो एक स्वतंत्र कश्मीर का सपना देख रहे थे। लेकिन फिर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली हमला हुआ। हाँ, और महाराजा की सेना इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जब उन्हें लगा कि सब हाथ से निकल रहा है, तब उन्होंने 24 अक्टूबर को भारत से सैन्य मदद मांगी। और भारत ने मदद के लिए एक शर्त रखी। बिल्कुल। शर्त ये थी कि मदद तभी मिलेगी जब कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बनेगा। तो 26 अक्टूबर को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जी। ये विलय पत्र एक कानूनी दस्तावेज था। ये उस रिश्ते की नींव थी जो कश्मीर का भारत के साथ बना। तो एक संकट के समय में राजनीतिक और सैन्य फैसले लिए गए, बहुत तेजी से। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा संकट, जूनागढ़। ये कश्मीर से बिल्कुल अलग मामला था। हाँ, एकदम उल्टा। यहाँ के शासक नवाब महाबत खान पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। जी, जबकि ज्यादातर आबादी हिंदू थी और वो भारत के साथ रहना चाहती थी। तो जैसे ही नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा की, जनता ने विद्रोह कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा। और उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत को आमंत्रित किया। हाँ, यहाँ एक अलग तरीका अपनाया गया। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह हुआ, मतलब रेफरेंडम। लोगों की राय पूछी गई। जी। और लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, 99% से भी ज्यादा। तो ये शासक की इच्छा के ऊपर जनता की इच्छा को प्राथमिकता देने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बिल्कुल। और तीसरा संकट, हैदराबाद, जो भारत के ठीक बीच में था। एक बहुत बड़ी और अमीर रियासत। यहाँ के शासक निजाम उस्मान अली खान थे। वो एक स्वतंत्र देश चाहते थे। हाँ, जिसे उस समय भारत के पेट में कैंसर जैसा बताया गया था। ये तो सरदार पटेल ने कहा था। जी। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो 13 सितंबर 1948 को भारत ने एक पुलिस कार्रवाई शुरू की, ऑपरेशन पोलो। हाँ, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। इसे पुलिस कार्रवाई कहना एक सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल। ये एक सैन्य अभियान था, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक आंतरिक मामला बताने के लिए किया गया। स्मार्ट मूव था। बहुत। तो देखिए, 3 रियासतें और 3 अलग अलग तरीके अपनाए गए। तो अब पूरा भारत एक हो चुका था, लेकिन सवाल ये था कि इन सभी क्षेत्रों को प्रशासनिक रूप से कैसे व्यवस्थित किया जाए। इसका एक अस्थायी हल 1950 के वर्गीकरण में मिला, जिसे ABCD राज्य कहा जाता है। ये क्या था? ये वर्गीकरण ब्रिटिश भारत की विरासत और रियासतों के आकार पर आधारित था। मतलब एक काम चलाऊ व्यवस्था थी। ओके। श्रेणी ए में थे ब्रिटिश प्रांत, जैसे बिहार, बॉम्बे। ठीक है। श्रेणी बी में बड़ी देसी रियासतें थीं, जैसे हैदराबाद, मैसूर। श्रेणी सी में छोटी देसी रियासतें, जैसे दिल्ली, अजमेर। और श्रेणी डी में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। जाहिर है ये कोई स्थायी समाधान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अंतरिम व्यवस्था थी बस। और जल्द ही एक नई मांग उठने लगी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। जी। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया।
एक तरफ भाषाई मांग थी और दूसरी तरफ प्रशासनिक सुविधा। बिल्कुल। जून 1948 में धर आयोग और दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जी, उन्होंने कहा कि प्राथमिकता प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए ताकि देश की एकता को खतरा न हो। उस समय के नेता डरे हुए थे। हाँ, उन्हें लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बने तो क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो जाएगी और देश फिर से टुकड़ों में बंट सकता है। यही डर था। लेकिन जनता का दबाव बहुत ज्यादा था और यहीं पर पुट्टी श्रीरामुलु की कहानी सामने आती है। हाँ, 1952 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू किया और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया। जी, और उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन हिंसक हो गया। सरकार को झुकना पड़ा और फिर 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो ये भाषा मतलब तेलुगु के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। हाँ, और इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। सरकार को एहसास हो गया कि लोगों की भाषाई आकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इसी के चलते 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। अच्छा, तो इस आयोग ने क्या कहा? इस आयोग ने भाषा के आधार को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। जी, आयोग ने पुनर्गठन के लिए 4 प्रमुख कारक सुझाए: देश की एकता और सुरक्षा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, प्रशासनिक तर्क और कल्याण योजनाएं। और इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। हाँ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसने ABCD श्रेणियों को खत्म कर दिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसने आधुनिक भारत की प्रशासनिक नींव रखी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कहानी 1956 में खत्म नहीं हुई। भारत का नक्शा लगातार विकसित होता रहा। बिल्कुल। जो बना जी, आदिवासी पहचान को मान्यता देने के लिए। और 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। वो मामला थोड़ा ज्यादा जटिल था, भाषा और धर्म दोनों से जुड़ा था। हाँ, और 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। जी। इसके बाद पूर्वोत्तर और सिक्किम की बारी आई। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा मिला और 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। हाँ, वहाँ चोग्याल वंश का अंत हुआ एक जनमत संग्रह के बाद। फिर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा पूर्ण राज्य बने। पूर्वोत्तर का पुनर्गठन भारत की विविधता को पहचानने का एक और बड़ा कदम था। इसने अलग अलग जनजातीय और सांस्कृतिक समूहों को अपनी पहचान दी। बिल्कुल। और अब आते हैं नई सदी पर। नवंबर 2000 में 3 नए राज्य बने। एक ही महीने में। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 2000 में बने राज्यों का आधार भाषा से ज्यादा प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय विकास में असंतुलन था। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि राज्यों की मांग के कारण समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं। और 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। जी, वो भी एक लंबे आंदोलन का नतीजा था। तो 565 बिखरी रियासतों से शुरू हुआ ये सफर आज एक सशक्त संघ में बदल चुका है। इसका सार क्या है? इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो अपने लोगों की आकांक्षाओं के साथ विकसित हुआ है। ये एकता और विविधता के बीच एक निरंतर संतुलन बनाने की कहानी है। बिल्कुल। जैसा कि अंतिम स्लाइड कहती है, विविधता में एकता ही भारत की शक्ति है। सही बात है। और अब आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल यह है कि नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया आज भी रुकी नहीं है। हाँ, देश के कई हिस्सों में आज भी विदर्भ, गोरखालैंड और बोडोलैंड जैसे नए राज्यों की मांग उठती है। तो इस पूरे इतिहास को देखते हुए भविष्य में ऐसी मांगों पर विचार करते समय किन कारकों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? भाषा, प्रशासन, संस्कृति या अर्थशास्त्र? और भारत के नक्शे को फिर से बदलने के संभावित फायदे और खतरे क्या हो सकते हैं?